नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है परिचर्चा को लेकर। दोस्तों, परिचर्चा लगातार निर्बाध चलती जा रही है और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार से, आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर की अनुकंपा से हम लगातार 200 एपिसोड के करीब पहुंचते जा रहे हैं। हमारी जवाबदेही भी बढ़ गई है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि कौन कौन से विषय हम कर चुके हैं और कौन कौन से विषय और लेकर आने हैं। हालांकि विषय बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि विषय के अनुकूल वक्ता का होना बहुत जरूरी है, तभी चर्चा सफल होती है। और माँ सरस्वती की असीम कृपा रही है कि परिचर्चा में एक से बढ़कर एक वक्ता शामिल होते रहे। आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने आज हम आए हैं। देखिए, जिस भयावह स्थिति से हम गुजर रहे हैं और हर जगह तबाही है, हर जगह बारिश है, हर जगह बाढ़ की समस्या है। हालांकि हर बार बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति रही है। और बाढ़ की विभीषिका की यदि हम बात करें तो बिहार में बाढ़ की एक समस्या ये भी है कि नेपाल अपना पानी छोड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो नेपाल पूरा डूब जाएगा। तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी न किसी को संघर्ष में डालता ही है। लेकिन आज हम जिस आपदा की बात कर रहे हैं वो मानव निर्मित आपदा है। जी हाँ, परिचर्चा के 191 कड़ी में आप सभी का स्वागत है, यानी कि 191 एपिसोड आज हम लेकर आए हैं। और जो हमारा विषय है वो है आपदा वाला विकास, क्या शहर क्या पहाड़। शहर की स्थिति हम सब जानते हैं, अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में रोज कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। पंजाब जैसे इलाके में, जहां अमृतसर में इतनी खूबसूरत जगह है, वहां भी बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत भयावह हो गई है। कारण चाहे जो हो, नहीं, हम उस कारण के बारे में बात करने आए हैं, क्योंकि ये सब जो समस्याएं हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में चीजें गड़बड़ हुई हो या मानव संसाधन के साथ जो खिलवाड़ है, प्राकृतिक संसाधन के साथ जो खिलवाड़ है, उन तमाम बातों पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि हम तथ्य के आधार पर परिचर्चा करते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, हमारे जो विद्वान होते हैं, विदुषी जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, वो सब तथ्य लेकर आते हैं। और इसीलिए इस विषय को हमने आज चुना है। और हमारे साथ बड़े दुर्लभ वक्ता जुड़े हैं आज, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर कुशाग्र जुड़े हैं, जो कि पहले भी हमारी परिचर्चा का हिस्सा रह चुके हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर और हेड स्कूल ऑफ अर्थ अमेठी विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते हैं और हरियाणा से हैं आप। और कई बार आप परिचर्चा में आ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं आप। साथ ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आज हमारे साथ बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद है। जी हाँ, मैं दिव्या अग्रवाल जी की बात कर रही हूँ। आप सब ने उनको टीवी पर देखा होगा, क्योंकि वो बहुत मशहूर एंकर हैं न्यूज़ 24 की। वो हमारे साथ जुड़ी हैं आज। बहुत लाइव उनको हमने देखा टीवी पर। आज हमारे पोर्टल पर बहुत समय के बाद लाइव आ रही है, हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। और आदरणीय प्रदीप गौतम सुमन जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं। उनका हमारे साथ एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि आपकी प्रशंसा, आपके बारे में बातें और आपके कार्य को यदि कोई सराहे और उन्हें ऐसा लगे कि ये कार्य जनहित तक जाना चाहिए, क्योंकि खुद समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं, लोगों के दुख सुख से ताल्लुक रखते हैं। तो किरदार जिंदगी में बहुत सारे किरदारों को उन्होंने दिया है और हमारे शुभ चिंतक हैं, दुख सुख से वाकिफ हैं और दुख सुख से जुड़ा हुआ ये विषय है, क्योंकि मानव निर्मित आपदा की हम आज बात करने आए हैं। और बिना किसी विलंब के मुझे लगता है कि सभी वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन हम एक नज़र उस तथ्य पर भी डालें। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, उसके बाद हम इस परिचर्चा को शुरू करेंगे।
भोपाल में गैस रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2005 में महाराष्ट्र में बाढ़ आई, उससे भी बहुत त्रासदी हुई। 2010 में लद्दाख बाढ़, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक रूप है, प्रारूप है, मैं कह सकती हूँ। 2013 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, परेशानियां हुई। ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति की बात करें, जो दिल्ली जैसे शहर में या गुरुग्राम, इतनी बढ़िया जगह जहां पर अगर 2 घंटे 4 घंटे बारिश होती है तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो कारण हम सब जानते हैं, बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज हम बात करने आए हैं और सभी वक्ताओं का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप सब उपस्थित हुए। तहे दिल से हिंदी साहित्य संस्थान आपका आभारी। बहुत बहुत अभिनंदन। चर्चा को हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि दिव्या, चूंकि आप टीवी एंकर हैं और बिल्कुल लोगों से जुड़ी हुई हैं और वो तथ्य आप लेकर आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें बुरी स्थिति थी, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था नोएडा जैसी जगह में, गुरुग्राम जैसी जगह में। इसके पीछे का कारण क्या है और जो त्रासदी चल रही है, जो आपदा है, जैसे कि डॉक्टर कुशाग्र ने कहा था कि विकास की वजह से जो आपदा आई, जो मानव निर्मित है, प्रकृति की देन नहीं है, मानव निर्मित है, लेकिन प्रकृति से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें लगा कि एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर हमें जागरूकता जरूर लानी चाहिए। पर्यावरणविद होने के नाते आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं दिव्या आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस चर्चा को आप शुरू करें और उन तथ्यों को आप सामने रखें जिसकी वजह से जो ये आपदा, हम कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां इस वक्त बनी है, उस परिस्थिति की जो सच्चाई है, वाकई क्या स्थिति है, वो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपकी रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वहीं से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी मैम। हिंदी साहित्य संस्थान के साथ ये जो परिचर्चा है, इसका एक महत्वपूर्ण अंग बनने के लिए, मुझे बनाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं प्रदीप सर और डॉक्टर कुशाग्र सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, दिल से शुक्रिया कि आप जो है इस परिचर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। वैभवी मैम, आज हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं 7:12 हुए और अभी कुछ ही देर में यमुना नदी की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं और उनको देखकर मैं बहुत ज्यादा अवाक रह गई। यमुना नदी कई किलोमीटर दूर तक जो है वो बसी हुई है और यमुना नदी की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उसके सहारे हम ये कह सकते हैं कि ये कुदरत का बुलडोजर नहीं है, ये आम आदमी द्वारा चलाया गया बुलडोजर है। वो सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि यमुना तो अपने क्षेत्र में ही है, यमुना सिर्फ अपने क्षेत्र में ही चल रही है, हम यमुना के क्षेत्र में आ गए और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। 1000 साल पहले जब दिल्ली शायद नाम भी नहीं था, 1000 साल पहले सबको ये पता था कि यमुना से कितनी दूरी पर हमें रहना है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो हैं वो हमें बनानी है। अगर हम बात करें मेहरौली की, अगर हम बात करें पालम की, हम बात करें तुगलकाबाद की, मेहरौली की दूरी यमुना से 20 किलोमीटर थी, तुगलकाबाद की दूरी 5 किलोमीटर थी, पालम की दूरी 25 किलोमीटर थी। उस समय हमें पता था, इंसान को पता था, सरकारों को पता था, प्रशासन को पता था कि यमुना से कितनी दूरी रखनी। लेकिन आज इंसान भूल गया है, प्रशासन भूल गया है और सरकारें भूल गई। आज हम यमुना नदी पर ही आकर बस गए हैं। यमुना बाजार, मोनेस्टी, ये वो इलाके नहीं है। हर साल मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करती हूँ, यमुना बाजार, मोनेस्टी, कश्मीरी गेट, ISBT, यहीं पर पानी भरता है। आप देखिए सिविल लाइन्स तक पानी नहीं गया, दिल्ली सचिवालय तक पानी नहीं गया, शायद खबर आई होगी कहीं, लेकिन हम खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे, वहां पर पानी नहीं गया था। कश्मीरी गेट जो ISBT का जो सामने का क्षेत्र है, सिर्फ वहां तक थोड़ा बहुत पानी आया था। लेकिन मोनेस्टी, यमुना बाजार, वो सब इलाके यमुना के अंदर है, यानी कि यमुना नदी वहां पर कभी बहती थी। लेकिन आज जनसंख्या की वजह से इतनी ज्यादा हम लोगों ने हर जगह रिहायशी इतनी बढ़ा दी है
हर जगह हमने यमुना को काट काट के, और सिर्फ ये देश की राजधानी दिल्ली की बात नहीं है। अब हम आपको अगर गुरुग्राम लेके चले, गुरुग्राम में अभी जो संसद सत्र हुआ था उसमें ये, अब तो संसद सत्र होता है पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, नहीं तो ये मुद्दे होने चाहिए जो कि संसद के सत्र में उठाने चाहिए, किसी भी सांसद को उठाने चाहिए। हालांकि सांसद ने उठाए थे लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, ऐसा यार कह लीजिए या फिर वोट चोरी कह लीजिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने सांसदों को इसलिए चुनते हैं कि वो पार्लियामेंट में इस तरह के विषयों को लाएं और फिर उस पर कुछ समाधान निकाला सके। लेकिन 0 आवर में एक सांसद ने इस विषय को उठाया था गुरुग्राम में, और जब उस पर आंसर किया गया तो ये कहा गया कि गुरुग्राम को पूरी तरीके से बदलना होगा, जो उसकी रोड की संरचना है, जो सड़क की संरचना है, उसको बदलना होगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, इंजीनियरिंग पूरी तरीके से फेल वहां पर नजर आती है। लेकिन हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया। हमने फिर मानसून आने का इंतजार किया, हमने फिर वहां पर पानी भरने का इंतजार किया, गड्ढों में पानी भर जाता है। 100 करोड़ का घर वहां पर, आज भी घर लेना हमारे लिए सिर्फ सपना ही, हम घर नहीं ले सकते। लेकिन 100 करोड़ के घर में लोग आलीशान घरों में रह रहे हैं, लेकिन जब गुरुग्राम जाना होता है 5, 6, 7 घंटे। मैं तो कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो गुरुग्राम में नौकरी कर रहे थे, दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब बारिश हुई तो उन्होंने ये सोच लिया कि आज हम दिल्ली नहीं जाए, आज हम अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि उनके बस की बात नहीं थी। वहां पे उबर कैब्स नहीं मिल रही थी, खाना पूरा खत्म हो चुका था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुग्राम में भुखमरी हो गई। अब आप सोचिए कि पैसों से आप ये सब चीजें नहीं खरीद सकते। आप 100 करोड़ के घर में रह सकते हैं, लेकिन उस घर तक जाने के लिए तो आपको सड़क का ही इस्तेमाल करना होगा, लबालब भरी हुई, कितने कितने फुट पानी। उसके बाद मैं अब आती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जताई, जस्टिस BR गवई ने। सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है तो कितनी बड़ी ये बात होगी, कितनी बड़े चिंता का ये विषय होगा। तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत का कहर है। ये कुदरत का कहर नहीं है, ये मानव का कहर, मानव निर्मित है ये पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने कितनी तस्वीरें देखी, मैंने बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की, कितनी बार जो सैलाब आया, धाराही में सैलाब आया, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब की वो तस्वीरें नहीं थी, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड की वो तस्वीरें थी, जहां पर जो सैलाब आया पानी का, वहां पर इतने सारे पेड़ों को हमने देखा। देखिए अगर सैलाब आता है तो बहुत सारे घर ढह जाते हैं, गांव पूरे तहस नहस हो जाते हैं, लेकिन इतने इतने पेड़ उसमें दिख रहे थे, और वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गया कि क्या ये मानव निर्मित नहीं है। हिमाचल प्रदेश की वो जो तस्वीर थी, उसके बाद ही जस्टिस BR गवई ने कहा कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और पहाड़ों पर इंसान क्या अवैध पेड़ों की कटाई कर रहा है, क्या इस वजह से ये सब हो रहा है? और जी हाँ, ऐसा हो रहा है। हम आज एक पेड़ माँ के नाम, अपनी सरकारों को मैं धन्यवाद कहूंगी कि वो शायद पेड़ लगाने के प्रति संवेदनशील हैं, वो इस और देख तो रहे। लेकिन ये तो देखिए कि आप एक पेड़ लगाते हैं लेकिन कितने पेड़ काट देते हैं, आपको पहले वो रुकवाना होगा। एक मैंने पंडू डैम में पेड़ों की बढ़ती कटाई हो रही थी, और उसको लेकर हिमाचल सरकार ने कुछ संवेदनशीलता दिखाई, और उसका बाद कहा कि ये जो पंडू डैम में हो रहा है इसकी CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। CBI जांच कहाँ होगी? आज देखिए, आज हिमाचल पूरी तरह से तहस नहस है। मनाली में लोग हनीमून के लिए जाते, कितना सुंदर है, लेकिन आज कहाँ है मनाली? शेरे पंजाब, जिस रेस्टोरेंट में लोग खाना खाते थे, सिर्फ आगे का हिस्सा बचा, पीछे पूरी तरह से खत्म हो गया। वो बस अड्डा जहां पर ग्रीन टैक्स कटवाया जाता था, पूरी तरीके से खत्म हो गया। और वहां पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर पेड़ों की कटाई इस तरीके से हुई है। मैंने एक आंकड़ा भी, एक ट्रिब्यून की रिपोर्ट आई थी, 10 सालों में 50,000 पेड़ों की बलि दी गई है हिमाचल प्रदेश में। और आज तस्वीर हमारे सामने, हिमाचल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। शिमला की तस्वीर देखिए, किस तरीके से भरभरा के, जब हम वो तस्वीर देखते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। ऐसे भरभरा कर गिरते हैं जैसे कि कोई लैंडस्लाइड हो रही, पहाड़ गिरे एक बार को समझ आता है, लेकिन आपके बसे बसाए मकान, बसे बसाई दुकानें, बसे बसाए कैफेज इस तरीके से गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इतने पेड़ों की कटाई हो रही है। मैं केदारनाथ गई थी वैभवी मैम, और मैंने वहां रास्ते में देखा था कि रेतों को, जो रेत होती है उसका जो ये एक बहुत बड़ा माफिया है, वहां पर ट्रक के ट्रक रेत उठा लिए जाते हैं, पूरी तरीके से ट्रकों में भर दिया जाता है, और जो रेत माफिया है फिर उसको ले जाया जाता है। एक अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, ऊपर रेलवे ट्रैक है, वहां से ट्रेन जा रही है, और नीचे से पूरा जो है वो खाली हो चुका है, पूरा खोखल हो चुका है। आप सोचिए कितनी बड़ा वो हादसे का शिकार हो सकता है।
हम कर क्या रहे हैं? हम इन माफियाओं को कौन पनाह दे रहा है? रेत माफियाओं को कौन पनाह दे सकता है? मुझे कोई आज ये बता दे कि क्या ये सरकार और प्रशासन की मंजूरी या फिर उनके नोटिस के बिना हो सकता है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम खुद ही तो इसको डेवलप कर रहे हैं। हमें ये खुद सोचना होगा कि विकास कीजिए, बहुत अच्छा है। जो ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बता रही हूँ कि पिछले 10 सालों में 50,000 पेड़ों की बली है, वहां पर क्या बना? सीमेंट के प्लांट्स बने, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड चेक पोस्ट हैं वो पूरी तरीके से हटा दिए गए और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी था। लेकिन जब हो जाता है तब हम उस विषय पे अभी अभी हम मानसून की चपेट में, हम जनवरी फरवरी में ये तस्वीरें देखते थे तो ओके था, लेकिन आज हम सितंबर में पहुंच गए और आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। हमें सोचना होगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही सब फिर भूल जाएंगे और फिर वही विनाशकारी। केदारनाथ जब मैं गई तो मैंने रास्ते में रेतों को भरते हुए उन ट्रकों को भी देखा और ये भी देखा कि केदारनाथ के लिए किस तरीके से विकास का काम हो रहा था। वहां पर जो रेलवे ट्रैक है वो ले जाने की बात हो रही थी, ट्रेन पहुंचाई जा रही थी। केदारनाथ में गई थी 2010 में भी, केदारनाथ में गई 2024 में भी, तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अब लग ही नहीं रहा था कि वो केदारनाथ है। पूरा कमर्शलाइजेशन, इतने कैंप्स लग गए, एक एक भी जमीन पर एक भी ऐसा नहीं था जहां पर मैं उस खूबसूरती को देख सकती, केदारनाथ की उस खूबसूरती को देख सकती, उस संस्कृति को देख सकती, क्योंकि छोटे 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 कई कैंप्स, कई दुकानें, कई ढाबे वो लग चुके थे। तो हम बढ़ते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, हमारी लालसाएं बढ़ रही हैं और उसका आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत छोटा सा ट्रेलर है। पता नहीं बहुत कुछ कितना भयावह होने वाला है, हम सोच भी नहीं सकते। आज हम और आप सिर्फ यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज भी जब बारिश थमेगी तो एक बार फिर वही मंजर हमें सामने दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है अब तो हर विषय को लेकर सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से भगवान बन चुका है, क्योंकि हम सरकारों की बात तो सुनते नहीं, हम प्रशासन की बात तो सुनते नहीं। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जब आदेश जारी करता है उसकी ही जो है वो कहा जा सकता है कि वही सुना जाता है। तो हम बस अभी भी वेट ही कर रहे हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल, दिल्ली से लेकर पंजाब और रेगिस्तान वाले राजस्थान में भी बाढ़ आती नजर आ रही है। वो तस्वीरें डराने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में तो मैं खुद रिपोर्टिंग करने गई थी और वहां पे भी लोग कह रहे थे। वैष्णो देवी में सोचिए आप, वैष्णो देवी की तस्वीर हमने साझा की थी कि कैसे वैष्णो देवी में जो 14 किलोमीटर का जो पैदल पथ यात्रा है, वहां पर एक पहाड़ का हिस्सा गिर जाता है और वहां पर जब एक भक्त आया तो उसने, वैभवी मैम क्या कहा, उसने कहा कि ये कुदरत का कहर नहीं है, ये मानव है। हम कितने जंगलों की कटाई करें, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने वो भयानक मंजर देखा था। जो अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख लेता है ना, वो समझ जाता है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। उसने डरते डरते, हांफते हुए, उसकी धड़कनें रुक सी रही थी, उसकी सांसें जो है वो बहुत तेज चल रही थी और वही कह रहा था, मैंने देखा है, मैंने आज अपनी मौत को सामने देखा है। लेकिन ये ऐसे नहीं गिरा है पहाड़, जंगलों की कटाई हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। सोचिए हम वैष्णो देवी में कितनी बड़ी तादाद में, और आज मैं ये भी इस परिचर्चा के माध्यम से कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां फंसे हुए हैं। लेकिन आज 12वां दिन है, वैष्णो देवी यात्रा थम चुकी है, अभी भी ब्रेक लगा हुआ है। अभी भी हम सोचिए उसको संचालित नहीं कर पा रहे। इतना भयावह वो हादसा था। 12 दिन बीत चुके हैं और अभी भी वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, अभी भी वो ऑन नहीं हुई है। और वहां पर जो होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उनका भी धन्यवाद इस परिचर्चा के माध्यम से करना चाहूंगी, क्योंकि पूरी तरह से फ्री में वहां पर रहना, ठहरना, खाना पूरी तरह से फ्री में यात्रियों को दे रहे हैं। वहां पर यात्री अभी भी बसे हुए। तो श्रद्धा और आस्था एक जगह है, लेकिन जो हम इस वक्त एक, मुझे लगता है हम लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार है। एक जो डिवोशनल टूरिज्म हो रहा है ना, पहले हम घूमने जाते थे, विदेशों में घूमने जाते थे या मनाली में, शिमला में घूमने जाते थे। आज हम सोचते हैं कि चलो आज केदारनाथ चलते हैं, आज उज्जैन चलते हैं, आज महाकाल के दर्शन करते हैं। घूमना भी हो जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कैलाश मानसरोवर से वो तस्वीर सामने आई थी जहां पर कितनी हाइट पर है वो, कितने हजारों किलोमीटर की, और वहां पर प्लास्टिक की थैलियां थी, प्लास्टिक के ग्लास थे, प्लास्टिक की प्लेट्स पड़ी हुई थी। यानी कि हम वहां पर, अब वहां पर ऐसा तो है नहीं कि इक्का दुक्का लोग जाते हैं, अब तो हजारों की तादाद में लोग वहां जाने लगे हैं। बहुत एक्सेसिबल भी हो गया है और जिस तरीके से लोग अब कहा जा सकता है इसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं और जाते भी हैं। तो सोचिए कि वहीं पर सारा कूड़ा जो है वो छोड़ के आ जाते हैं। तो वो क्या बन रहा है? धीरे धीरे बस्ट ही होगा ना वो। केदारनाथ में जब हम गए थे तो वहां पर बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे सोशल जो इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे थे।
जो भी ये थैलियां हैं, प्लास्टिक का कचरा है, उसको उठाने का। लेकिन वो फेंक पता है कहाँ रहे थे? जमीन के नीचे। जमीन के नीचे वो उनको गाड़ रहे थे। तो वो क्या है? वो भी तो एक तरीके का बवंडर ही बन रहा है। वो भी किसी दिन फटेगा जरूर, वो भी बस्ट होगा। फिर देखिएगा केदारनाथ में वही तस्वीर सामने आएगी। बहुत बढ़िया दिव्या जी, बहुत सुंदर बात आपने कही और मुझे लगता है कि एक आधार मिल गया आज की चर्चा का। और कुशाग्र जी तो वो बातें बताएंगे हमें, क्योंकि वो पर्यावरणविद हैं और पीएचडी किया है इन्होंने वाटर रिसोर्सेज में, तो ज़्यादा जानकारी ये दे पाएंगे इस विषय पर। और मुझे लगता है कि हम सीधे कुशाग्र जी के पास आए। और कुशाग्र जी, हम सब जानते हैं कि जो आपदा आ रही है काफ़ी समय से, वो मानव निर्मित है, हमारे आपके द्वारा निर्मित किया गया। लेकिन हम हमेशा परिचर्चा में सिर्फ समस्या नहीं गिनाते हैं, हम समाधान ढूंढते हैं। तो आज आपके माध्यम से हम समाधान भी ढूंढेंगे कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकलें, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे संजोएं और आने वाली पीढ़ी को हम वो धरती सौंप कर जाएं जहां खुशहाली हो, जहां स्वच्छ वातावरण हो, सुगंधित हवा हो, ताकि वो आराम से सांस ले सके। तो कुशाग्र जी, मैं सीधे आपके पास चलती हूँ। और मानव निर्मित समस्या जो है वो प्राकृतिक आपदा से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्रकृति कभी कभी रुष्ट होती है और मानव के द्वारा जो परिस्थिति गंभीर होती जा रही है। आए दिन कुछ ना कुछ हम झेल रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम शायद एक बेहतर भविष्य नहीं छोड़कर जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि इससे आगे परिचर्चा को आप संभालें और आप इसके विषय में कुछ विशेष जानकारी दें। जी, स्वागत। आपका माइक बंद है कुशाग्र जी, माइक बंद है। शायद कुशाग्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, शीघ्र वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कुशाग्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम प्रदीप गौतम सर के पास चलते हैं। कुशाग्र जी जब जुड़ेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर पुष्पलता तलेजा जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। विनीता परमार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन। राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। और रितांबरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है आपका। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार भी हैं, और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और उन्होंने लिखा है कि मानव बहुत लालची हो गया है। बिल्कुल लालची हो गया है। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, और समाज के साथ जो एक तालमेल होता है एक व्यक्ति का, वो शायद बहुत करीब से उन सभी परिस्थितियों को जान पाता है, जो परिस्थिति शायद जो कम सामाजिक लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते, वहां तक नहीं जान पाते कि समाज की क्या परिस्थिति है या समाज किस तरह से, किस परेशानी से जूझ रहा है। तो एक समाज सेवी होने के नाते इस मानव निर्मित परेशानी को आप किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है किस प्रकार हम इससे अपनी एक दूरी बना सकते हैं और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पटल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। रवि जी को नमस्कार। निश्चित तौर पर ये आपदा जो है बहुत ही भयावह है और आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। पानी का परिवहन तंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। पानी जाए किधर? जो पानी बरसता है वो किन्हीं माध्यमों से तालाबों में या नदियों में जाता था, वो बीच में रुक गया है। तो अब शहर के भीतर भी बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। जैसा आपने अभी शुरू में जिक्र किया कि नोएडा और गुरुग्राम में बाढ़ जैसी स्थिति है, अमृतसर में बाढ़ जैसी थी, महानगरों में बाढ़ इतनी बढ़ रही है। पानी का जो परिवहन तंत्र पूरा खत्म हो गया है। तो पहले तो
वैज्ञानिकों को और जो टीएनसीपी वाले लोगों को ये देखना चाहिए कि पानी के परिवहन को खत्म करने वाले पर रोक लगाएं, क्योंकि पानी का एक ड्रेनेज सिस्टम है, वो लगातार नालों के माध्यम से होते हुए नदियों में जाता है, वो रुक जाता है। यदि तो शहर के भीतर बाढ़ आ जाती है, उसके लिए नदी की बाढ़ की जरूरत नहीं होती है, बादल फटने की जरूरत नहीं होती। तो बाढ़ अब चौतरफा हो रही है, कहीं बादल फटने की तो बात अलग है, नदी में बाढ़ आने की बात तो अलग है। लेकिन इन दिनों में जो देखा जा रहा है, चेन्नई जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में इतनी बाढ़ आई कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या बादल फट पड़ा? नहीं, उसका परिवहन तंत्र पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो वैज्ञानिकों को नए तरीके से, इंजीनियरों को नए तरीके से सोचना होगा कि ये जो परिवहन तंत्र है पानी का, जो पहले बहा करता था वो रुक गया है कहीं पर, उसको चालू करें, उसको बिल्कुल भी ना रोके। और दूसरा, जो अब आज के समय में सभी के पास गाड़ियां बढ़ रही है, तो जाम की स्थिति हो रही है। तो यदि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें तो ये गाड़ियों का बढ़ना रुके, ऐसे जो पॉल्यूशन हो रहा है वो रुके, तो जो बाढ़ ऊपर हमारा प्रदूषण बढ़ता है वायुमंडल का, वो रुके, और सांस लेने में जो आप कहते हैं कि स्वच्छ हवा मिले, सुंदर फूल वाले बगिया मिले, तो वो दुर्लभ होता जा रहा है। और पहाड़ों में जिस तरीके से सुरंगें खोदी जा रही है विकास के लिए, बिजली और अन्य साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, वो बहुत चिंताजनक है। वहां के पेड़ काटना, जैसे पूर्व में हमारी एंकर जी ने बताया कि लालची मनुष्य ने कैसे हजारों हजारों पेड़ों को काट डाला, जो पेड़ सैकड़ों वर्ष के थे, पूर्वजों की संवेदनशीलता के परिचायक थे। आज हम पेड़ लगाएंगे तो वो 50 साल बाद हमें सुख दे पाएंगे, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले लगाए थे, हमें आज सुख दे रहे थे। तो हमारे गांव में कहावत थी कि लग्गा खुदा जे करे तरी वैकुंठे जाए। जो पेड़ लगाता था, जो तालाब खुदवाता था, बावली लगाता था, उसको वैकुंठ जैसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे। लेकिन आज हम तालाबों को पाट रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर रहे हैं, कई कई मंजिलों के, बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसलिए संवेदनशील मनुष्यों को, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है, तो हमें इस तरह के विकास को रोकना चाहिए, उसके दूसरे तरीके खोजने चाहिए, मुझे यही कहना है। बिल्कुल सही। दिव्या, कई बार आपने देखा होगा कि परिस्थितियां जो हैं, मेरा माइक बंद था क्या? जी हाँ जी। कुशाग्र जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दिव्या, मैं यही कह रही थी कि
परिस्थितियां बहुत भयावह है। कई बार हमने देखा कि लोग बाइक चलाते हुए गिर जाते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, हाईवे पर गिरते हैं जहाँ पर बहुत सारे जो यातायात के साधन हैं वो इतनी तेज गति से हैं जहाँ पर जान का नुकसान भी हो सकता है, लोग मर भी सकते हैं। और परिस्थितियां वही है, ढाक के तीन पात, करना कुछ नहीं है। हर साल टेंडर पास होते हैं, हर साल परिस्थितियां वही रहती हैं। बारिश एक छोटी सी बात है, बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि बारिश दिल्ली की औकात दिखा देती है, क्योंकि बारिश के समय में बुरी स्थिति हो जाती है। और कुशाग्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशाग्र जी, पुनः स्वागत है और आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रदीप जी से हमारी बातचीत हो गई है और हमारे साथ डॉक्टर कायनात जुड़ गई हैं, अभिनंदन है। और भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कुशाग्र जी, समस्या है तो समाधान क्या है? नमस्कार विभा जी और मेरे सहकर्मी जो हम लोग आज बात कर रहे हैं बाढ़ पे, आपका आभार सबसे पहले। और एक और बात जो चर्चा में शुरू होनी चाहिए कि हम सबों की जो संचालक हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज विभा जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, पर ये बात दूर तक जाने वाली नहीं है, ये बात बहुत नज़दीक की है। और ये हमारे दिमाग में जो अगर आप अपने बचपना को याद करें तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं या जिसके साथ खेलना शुरू करते हैं वो और कुछ नहीं होता है, पानी होता है। और हमारी पहली समझ पानी की ही बनती है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है और कहीं नहीं जाती। ये एकदम सबसे पहली जो बचपना की सीख होती है ये होती है। एक और सीख हम लोगों ने जो सीखी है, जो जिससे आज हम बहुत ही सभ्य जीव हैं इस धरती पर, तो सभ्यता के विकास क्रम में जो हमने पहली सीढ़ी चढ़ी, पहली सीख जो हमने ली, जब हम शिकारी से जानवर से जब आदमी बन रहे थे, तो हमारा सामना हम पानी के साथ हुआ और उसी समय से हम पानी के साथ रहना सीखे। हमारी पहली बस्ती पानी के किनारे ही बसी। हमने खेती सीखा, उसके लिए सिंचाई पानी ही चाहिए होता था। और जब हमने खेती करना शुरू किया, क्योंकि हमको पानी चाहिए, तो हमने आकाश को समझना शुरू किया कि साल में कब कब पानी होती है, कितनी पानी होती है। उसके आधार पे हमने अपने फसल बनाए, विकसित किए। कब धान करेंगे, कब गेहूं की फसल होगी, कब दलहन होगा, कब तिलहन होगा। तो ये दो सीख जो है ना, वो सबसे आधारभूत सीख, सबसे पहली सीख हमने सीखी है। और इसी सीख पे हम लोगों ने आज बट्टा लगा दिया है। आज जो हो रहा है वो और कुछ नहीं है, ये हमारी अपनी नासमझी है। समाज की हैसियत से, व्यक्ति की हैसियत से, सरकार की हैसियत से और बुद्धिमत्ता की हैसियत से हमारी अपनी नाकामी है। जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, जो पहाड़ों में हो रहा है, गुड़गांव डूब रहा है, नोएडा डूब रहा है, फरीदाबाद डूब रहा है, दिल्ली डूब रहा है, कल मुंबई डूबा था, उसके पहले हैदराबाद डूबा था, चेन्नई सबसे पहले डूबा था। तो ये अब सालाना घटनाक्रम है। और बारिश के बारे में हमारे यहाँ एक शब्द है जो हमारे हजारों साल की जो सभ्यता का समझ है उससे आई है ये शब्द, उसको कहते हैं पूर्व चित्ती। पूर्व चित्ती मतलब आज जो हो रहा है वो पहले के काम के चलते आज हो रहा है। बरसात को खासकर भारत में, चूंकि मानसून, हमारा सारा कार्यक्रम मानसून पे आधारित है, तो मानसून की जो बारिश होती है वो मानसून के पहले कितनी गर्मी होगी उसके बेसिस पे मानसून को हम लोग प्रिडिक्ट करते थे। जब ये हमारे पास मौसम विज्ञान का कोई कंसेप्ट नहीं था, हमारी अपनी समझ थी, स्थानीय समझ थी, तो उसको हम लोगों ने पूर्व चित्ती नाम दिया। आज जो हो रहा है हमारे शहरों के साथ, हमारे पहाड़ों के साथ, उसमें आज का कोई दोष नहीं। ये हमारे पिछले 10 साल, पिछले 20 साल, पिछले 50 साल के जो कार्यक्रम हमने अपनाए हैं, सो कॉल्ड, हालांकि ये सब अनुचित है या बहुतों को बुरा लग सकता है, विकास का जो हमने मॉडल अपनाया है, ये सब उसी का नतीजा है।
अब आइए बात करते हैं थोड़ी समस्या पे, तकनीकी पहलू पे। बहुत छोटा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और मैंने कहा था कि बात ये दूर तक नहीं जाने वाली है, ये बात बहुत नज़दीक की है। इसका मतलब है कि बहुत साधारण सी समस्या है ये, और इसका कारण बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गुड़गांव की बाढ़ को समझना हो तो किसी बूढ़े के पास चले जाइए जो गुड़गांव को पिछले 25 सालों 30 सालों में देखा हो, वो आपको कच्चा चिट्ठा बता के रख देगा कि गुड़गांव में बाढ़ इसीलिए आई है। शायद हमारे इंजीनियर्स समझ के भी ना समझी करें, वो ना बताएं, ब्यूरोक्रेट्स तो बताने से रहे। और नेता को ले तो ये सबसे बेहतरीन मौसम है बाढ़ का मौसम, उनका तो मतलब उनको अच्छा फोटो आएगा और बाढ़ राहत में उनका योगदान सुर्खियों में आएगा। तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन मौका होता है बाढ़, प्रदूषण, आपदा। तो मैंने कहा कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो नीचे की तरफ जाता है, सिंपल बात है। और एक गूगल अर्थ सबके सामने है, आप गूगल अर्थ खोलिए और देख लीजिए गुड़गांव कहाँ पे है। आपको पता चल जाएगा कि इसके पूर्वी और दक्षिणी सिरे पे अरावली, वहां से पानी जब गिरती है तो ये बहते हुए एक नदी है जो अब नाला के नाम से हम जानते हैं, नजफगढ़ नाला, आप सब समझते होंगे। वो बेसिकली एक नदी है और यमुना की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, सहायक नदियों में से एक थी। उसका नाम है साहिबी नदी, और उसमें जाके वो मिलती थी, वो सारी पानी का सारा बहाव जो उसमें जाके मिलता था। और वो पानी, चूंकि वो फ्लैट लैंड है, नजफगढ़ झील भी हम सब जानते हैं, वहाँ झील है क्योंकि एक बहुत बड़ा विशाल एरिया जिसमें आप गढ़ू हासरू से शुरू कर लीजिए, एक रेलवे स्टेशन है, आप सब नाम सुने होंगे। और वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि गांधी फिल्म जो आई थी 1982 की, उसकी शूटिंग उसी गढ़ी हासरू में हुई थी। और उसका एक संदर्भ है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं अभी रखूंगा थोड़ी देर में। वो पूरा इलाका में वो बारिश का पानी साहिबी नदी जाके वहां पे जमा कर देती थी, और वहां से पानी धीरे धीरे जमुना में जाके मिलती थी। और पूरा फ्लैट लैंड था, पूरा वेटलैंड था, एक बहुत विशाल एरिया वेटलैंड का हुआ करता था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सांबर लेक से जो नमक बनना शुरू हुआ, उससे पहले इस इलाके में नमक की सप्लाई कहाँ से होती थी? उसी साहिबी नदी का जो फ्लड प्लेन था, उससे नमक निकाला जाता था। और नमक के उत्पादन का आदम ये था कि विश्व की दूसरी कॉमर्शियल रेलवे लाइन, सबसे पुरातन कमर्शियल रेलवे लाइन दिल्ली से गढ़ी हासरू तक के लिए बिछाई गई थी, जो 1998 तक फंक्शनल थी। उसके बाद क्या हुआ, 25-50 साल में निकल गए, वो अब नाला बन गई है, नजफगढ़ नाला। और हमारे एक बड़े ही लोकल दिल्ली के जो हिस्टोरियन है या पब्लिक हिस्टोरियन उनको कहिए, वैचारिक मतभेद उनसे हो सकता है, तो एक बात कहते हैं कि 1960s में वो नजफगढ़ नाले के किनारे एक डालडा की फैक्ट्री थी, डालडा वनस्पति घी। तो क्या हुआ कि उसमें स्पिल ओवर हो गया और सारा डालडा हुआ नजफगढ़ नाले में गिर गया। पानी का आलम इतना साफ था कि डालडा जब नदी में गिरा, पानी ठंडा था तो वो सॉलिडिफाई हो गया। तो सारे मोहल्ले के लोग जाके वहां से डालडा कलेक्ट करके लाए। पानी का आलम ये था। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि उस जो नाला जो पानी को बहा के ले जाती थी, उसको हमने चौक कर दिया। और ये चौक अचानक से नहीं किया, बहुत सिक्वेंशियल तरीके से हम करते जा रहे हैं। पहले गुड़गांव बनता है, क्योंकि दिल्ली में प्रोस्पेरिटी के नाम पे सारे जमीन पे कब्जा सरकार का था, डीडीए का था, पीडब्ल्यूडी का था, प्राइवेट ऑनरशिप बहुत कम थी, कमर्शियल स्पेस कम था। तो उसको पूरा करने के लिए गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद नई सैटेलाइट सिटीज आई और यहाँ पे खुला छूट मिला, प्राइवेट ऑनरशिप दिया गया, बड़े पैमाने पे विकास हुआ, मिलेनियम सिटी बन गए हम लोग। पर हम लोग भूल गए कि जिसपे हम घर बना रहे हैं वो बेसिकली बरसाती नाला है। और एक समय था जब गुड़गांव में 60 बरसाती नाला हुआ करते थे, 60 और हर बार बरसात का पानी पूर्वी और दक्षिणी सिरे से अरावली से बह के धीरे धीरे आराम से साहिबी नदी में मिल जाती थी। उसके बाद जब हम लोगों ने विकास का रास्ता अपनाया तो हमारे इंजीनियर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेता और हमारे
पढ़ा लिखा तबका ये भूल गया कि पानी तो आएगी पर जाएगी कैसे। और वही पानी अब वो वेनिस का नहर बना हुआ है गुड़गांव। तो ये हमारी अपनी समझ है। और जहां तक आपने कहा कि इसका सुझाव क्या, इसका समाधान क्या हो सकता है, तो समाधान मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि इसका क्या समाधान हो सकता है। पानी को निकलने का रास्ता दीजिए, बहुत सिंपल समाधान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको पानी को बस निकल जाने का रास्ता देना है। अब वो आप रास्ता कैसे देंगे, क्योंकि आपने तो वहां अट्टालिका बना ली है, आपने वहां विकास के नए पैमाने गढ़ लिए हैं। यही हम कर रहे हैं। हम केवल गुड़गांव इज नॉट ए सिंगल सिटी। हमने चेन्नई का एग्जांपल, मैं बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल आपको दूंगा, आप दंग रह जाएंगी। वहां पे एक नदी है अडियार, बहुत पुरानी नदी होगी क्योंकि साउथ टिपिकल तमिलियन नाम है ये। तो अडियार नदी एयरपोर्ट के पास से बहती है। हुआ क्या कि चेन्नई एक्सपैंड हो रहा था, एयरपोर्ट बहुत बड़ा चाहिए, नए नए बीडर्स आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस अडियार नदी के ऊपर एयरपोर्ट को एक्सपैंड कर दिया और नदी को नीचे नाले के रूप में बहने दिया। जैसे कि आजकल बारापुला है, बारापुला नाला है, बेसिकली वो नाला है जिसके नीचे ऊपर हम लोगों ने एक बहुत सुंदर फ्लाईओवर बना दिया है ट्रैफिक से बचने के लिए। अडियार नदी को हमने भर दिया। उसी तरह एक और नदी थी, उसको भी हमने भर दिया। ये काम वो लोग कर रहे हैं जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने बड़ी मतलब मेहनत से पढ़ाई करी है, सिविल इंजीनियर्स हैं, IITs के प्रोडक्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको पूरे देश को चलाने का जिम्मेदारी जिनके सर पे है। ये लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं और उनको थोड़ी सी भी बेसिक समझ नहीं आई कि नदी के ऊपर हम एयरपोर्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं। और नतीजा आप सबने देखा, मुझे हिसाब से 7-8 साल पहले वो डिजास्टर के लिए केस स्टडी है चेन्नई। मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में भी वही हुआ। एक नदी हुआ करती थी, उसका नाम था मीठी, हमने उसको पाट के शहर बना लिया। गुड़गांव में हम ये कर रहे हैं। गुड़गांव तो कहने का मतलब कि गुड़गांव के साथ इतनी अच्छी प्रकृति बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ से सेमी एरिड इलाका शुरू हो जाता है। राजस्थान की तरफ जाएंगे बारिश एकदम घटती चली जाएगी, गुड़गांव में बारिश बहुत कम होती है। पर यहाँ पे इतना सैंडविच एरिया था, इतने बड़े विशाल वेटलैंड्स का प्रोविजन था नेचुरली कि इसको हम थोड़े से पॉलिसी लेवल पे, तो ये आज ये क्लासिक एग्जांपल होता पूरे इंडिया के लिए कि अपने शहरों को अर्बन फ्लड से कैसे बचाएं। ये गुड़गांव है, ये आपका मोहाली के पास जो मोरनी हिल्स जहाँ पे है, वहाँ पंचकुला, आप यू नेम द सिटी, आप शहर का नाम बताएं, मैं केस स्टडी आपको बता दूंगा कि वहाँ पानी के रास्ते हमने कैसे बंद कर दिए। दिल्ली का तो जो हमने किया सो किया, गुड़गांव का हमने कर रखा है। तो रास्ता बहुत सिंपल है, पेपर पे बहुत आसान है, थियोरेटिकली बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, तो उसके लिए जब आप प्रपोजल करेंगे तो आपके सामने वो बड़े बड़े प्रॉब्लम गिनाएंगे कि अरे फिर विकास का मेरे क्या होगा, फिर मेरे इतने लोग। कुशाग्र जी, क्या संभव है कि इस तरह के जो प्राकृतिक दोहन हो रहा है और विकास के नाम पर जो चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं, उसके लिए कोई ठोस कानून की जरूरत है? पॉलिसी पे तो बात हम करेंगे, पर दो चीजें मैं मानव व्यवहार पे भी मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। एक हिस्टोरियन है नोआल युवा हरारी, काफी पॉपुलर हैं, उनकी किताबें मतलब वो जस्ट लिखते हैं, जो हमारी आपकी जो आम समझ है उस पे लिखते हैं। और वो कहते हैं कि मानव, जब हम जानवर से आदमी बने हैं तो दो बहुत बेहतरीन चीजें हमारे दिमाग में है। और वो दो बेहतरीन चीजें क्या है, वो पहली चीज बताते हैं कि अखंड मूर्खता से मतलब है कि हम दुनिया के सबसे स्टूपिड जीव जैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी बात वो बताते हैं एक साथ कि अनंत बुद्धिमत्ता, हमारे पास ये दोनों खूबियां हैं। और हमने क्या किया, गलती से कर दिया है कि हमने पहले अपनी अखंड मूर्खता पे काम करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम
अखंड बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फाइट है, डॉग फाइट है हमारी, ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसके स्केल अप करेंगे, और फिर उसके अनुसार हम उससे लेस स्केल में सोल्यूशन देंगे। प्रॉब्लम फिर बड़ी होगी, फिर हम उसके अपने स्केल सोल्यूशन के स्केल को बढ़ाएंगे। और आपको देख के लग रहा होगा कि 2015 में पहली बार दिल्ली में पोल्यूशन लीव दी गई थी बच्चों को। वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया था, 15 या 16 में पहली बार दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? पोल्यूशन घटा दिल्ली का? नहीं घटा। डिबेट्स कितने हुए, पॉलिसी इंटरवेंशन कितने हुए, बड़ी बड़ी बातें हमने की, लेकिन हम ये भूल गए कि हर महीने लाखों गाड़ियां सरकार सड़क पे उतार रही है। तो ये प्रॉब्लम हम बनाते जाएंगे। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, टीचर्स डे पे हमारी एक दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, तो उन्होंने एक कोट दिया जिसमें सोल्यूशन है। वो कहती हैं कि हम पहले एयर को पोल्यूट करेंगे, फिर ऑक्सीजन बेचेंगे, और इस तरह से हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो हम यही काम करने वाले हैं। हम पहले ऐसे शहर बसाएंगे जिसमें प्रॉब्लम हो, और फिर उसको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कुशाग्र जी, बिल्कुल वही बात है कि तंबाकू या सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी सरकार उस पर बैन नहीं लगाती, उसको बेचती है, उसको चलने देती है। क्यों? क्योंकि पैसे मिलते हैं, टैक्स ज्यादा है। टैक्स मिलता वही है। बात हो गई। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ओके, सॉरी, मुझे लगा कि कोई और सवाल होगा आपका। दूसरी चीज, हम बहुत अच्छा एक्सक्यूज देते हैं, जैसे कि हम आपदा कहते हैं इसको। और आपदा जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी, हमारा माइंडसेट ऐसा है या हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि रात को सोए हुए हैं और अचानक से भूकंप आ जाए, तो वो हमारे पास एक आपदा का मेंटल मैप है। पर जिन चीजों से हम दो चार हो रहे हैं, क्या उसको आने की तिथि हमको पता नहीं है? ऑफ कोर्स पता है। अभी हमारी चर्चा बाढ़ पे हो रही है। जैसे बारिश खत्म होगी, सर्दियां आना शुरू होगी, तो मीडिया वाले हैं दिव्या, वो बताएंगे कि वो किस चीज पे चर्चा शुरू करने वाली हैं। सारा उनके पास प्लान तैयार होगा, क्योंकि उस समय हम बात करेंगे बढ़ते पोल्यूशन पे, और उसके तुरंत बाद हम बात करने वाले हैं दिवाली पे पटाखे पे। ठीक है? तो हमारा पूरा एक एनुअल कैलेंडर बना हुआ, हमको पता है कि बाढ़ आएगी, हमारे शहर पानी में फ्लड होंगे। वो अलग बात है, एक और अलग विधा हो सकती है कि आखिर बाढ़ और ये बारिश का पैटर्न बदल क्यों रहा है। अगर आप इजाजत दे तो थोड़ी देर हम इस पे भी बात कर लें, क्योंकि चूंकि जी, आज हमें कुशाग्र जी, हमें 8 बजे से पहले इस चर्चा को समाप्त करना है, तो आप अपनी बात। मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूँ। तो दो पहलू हैं, एक तो है कि आफ्टर मार्च, पूर्व चित्ती, अभी जो हम फेस कर रहे हैं, एक तो वो समस्या हमारे पास है। दूसरी बात है कि ये आखिर हो क्यों रहा है। तो ग्राउंड पे जो बातें थे उस पे तो हमने अपनी बात कर ली कि हम पानी के परे में जो हमारी अपनी समझ है उसको हम लोगों ने दरकिनार कर दिया है, हमारे उस विजडम को हम लोगों ने गड्ढे में डाल दिया है, और हम वो स्टुपिडिटी और इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन के बीच हम ये डॉग फाइट में हम आगे बढ़ेंगे। हम एयर को पोल्यूट करेंगे, फिर ऑक्सीजन बेचेंगे, फिर एयर को और पोल्यूट करेंगे, ऑक्सीजन को और स्केयर बनाएंगे। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी है। पर सवाल उठता है कि बारिश अचानक से इतनी हो क्यों रही। किसी किसी जगह लोकलाइज, जैसे कि मुंबई में जब हुआ तो 24 घंटे में लगभग 900 मिलीमीटर बारिश हो गई। जिस गुड़गांव में एनुअल बारिश होती है 5 और 600 mm के बीच में, वो आंकड़ा हम इस साल कब का, 5 अगस्त को ही हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? और इसको जब आप डिग आउट करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें भी मिस्टर ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है, और हमारी नीतियां ही रिस्पॉन्सिबल है। और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, क्लाइमेट मॉडल, पर उसके भी जड़ में यही है कि प्रकृति का जो दोहन जिस तरीके से, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो अब इसका समाधान यही है कि हम या तो रूट कॉज पे काम करें, कि बारिश के पैटर्न पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो चेंज हो रहा है, या तो उस पे काम करें, और नहीं तो सबसे सुंदर है, कॉस्मेटिक सोल्यूशन है कि हम शहर में बाढ़ कम हो इसका कोई निदान तत्कालिक कर लें। लेकिन तत्कालिक निदान से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है। इस बार 600 mm बारिश हुई है, ये हाल है, अगली बार 800 mm बारिश होगी, तब आप कहाँ जाएंगे? इस बार गुड़गांव डूबा है, कल आपका पुणे डूबेगा, परसों आपका नागपुर डूबेगा, तरसों आपका लखनऊ डूबेगा,
और आज नहीं तो कल डूबना ही है, तो आप रूट कॉज पे काम करें, बेहतर है। इसका समाधान सबको पता है। बस इसी के साथ अपनी बात मैं रखता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबको पता है कि क्या परिस्थिति है और उसका निदान क्या है, लेकिन करेगा कौन? हम और आप या प्रशासन या सरकार? इसी जद्दोजहद में हम हर साल रहते हैं और हर साल भयावह स्थिति होती है। दिव्या मुस्कुरा रही है, हमारी बात से ज़रा सहमत लगती हैं, क्योंकि परिस्थिति हर बार यही रहती है और हर बार हम एक-दूसरे का मुँह देखते रहते हैं कि कौन करेगा, कब करेगा, क्या करेगा। हमारे साथ आदरणीय दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, जो कि पहाड़ों से जुड़े हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर कायनात लगातार डॉक्टर ख्याति पुरोहित लगातार बनी हुई है, स्वागत है। और नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत, अभिनंदन। चलते चलते हम थोड़ा चर्चा को और एक आयाम देना चाहते हैं। दिव्या, कुशाग्र जी की बात हमने सुनी और जिस तरह से उन्होंने आंकड़े भी बताए, जिस तरह से परिस्थितियां उन्होंने बताई और समाधान उन्होंने हम पर छोड़ दिया है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, कुशाग्र सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया। आप जैसे गुरुग्राम की बात बता रहे थे कि ये तो हमने खुद भी देखा है, साहिबी नदी, जो कैबिनेट मिनिस्टर है इस वक्त दिल्ली सरकार में, प्रवेश वर्मा, उनका ये कहना है कि जो उनके पिताजी हैं साहिब सिंह वर्मा, उन्हीं के नाम पर ये साहिबी नदी जो है वो बनी है। और हमने उनके साथ खुद दौरा किया था नाव में बैठकर, और उन्होंने जो हमें साहिबी नदी का दौरा कराया था, क्योंकि ये नजफगढ़ की तरफ से भी आती है, तो उस टाइम ये चेक पॉइंट्स जो हैं वो देखे गए थे कि कहाँ-कहाँ जो है वो पानी भरता है। और उस टाइम भी ये बात हुई थी, लगभग मैं आज से 2 या 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो क्योंकि गुरुग्राम जो है वो जिस तरीके से कुशाग्र सर ने बताया कि अरावली की ढलान पर बसा हुआ है और पानी का जो बहाव है वो नीचे की तरफ आता है, लेकिन अब वो जो कंक्रीट का जंगल जिसे हम गुरुग्राम कह रहे हैं वो आ गया। साहिबी नदी का जो भी पानी निकलने का सोर्स था वहां पर तो आपने उस कंक्रीट के जंगल यानी गुरुग्राम को बसा दिया। अब सीधी सी बात है, जब बारिश होगी, बारिश का पानी वहां इकट्ठा होगा तो वो निकलेगा कहाँ से? निकासी का कोई साधन ही नहीं है। नियत की कमी तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि देखिए अभी दिल्ली में जो हाल ही में बीजेपी की सरकार आई है, मुझे नियत की कमी नहीं लगती। मैंने देखा 24/7 दिल्ली की मुख्यमंत्री या दिल्ली के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। एक चीज उन्होंने कहा दिया था कि वो मिंटो ब्रिज पर पानी नहीं भरने देंगे, क्योंकि हमने कुछ साल पहले तस्वीर देखी थी किस तरीके से एक रिक्शा वाला जो था उसकी जान चली गई। तो मिंटो ब्रिज पर इस बार पानी नहीं भरा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स थे दिल्ली में जहां पर पानी भरना था। लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा बयान दिया, बहुत ही सुरक्षित तरीके से वो निकल गए। उनका कहना था पानी तो भरा, लेकिन कुछ देर के लिए, कितने घंटे के लिए पानी भरा ये बताओ। जो पहले बहुत बहुत घंटे के लिए भर जाता था वो मात्र आधे घंटे, 1 घंटे के लिए। यानी नियत होगी तो आप कर सकते हो। तो बस मुझे वो नियत की कमी लगती है। अगर थोड़ा सा जोर दे, और हमें अपनी भागीदारी बहुत ज्यादा निभानी होगी। हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं, हम विदेश जाते हैं, तो हम एक छोटा सा रैपर फेंकने में बहुत ज्यादा संकोच करते हैं। तो हम आज की डेट में आज भी हम अपनी गाड़ी के बाहर रैपर फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? वो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि अगर हम दिव्या बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही। मैं इंदौर की बात चली, मध्य प्रदेश की बात चली, मुझे एक बात अभी याद आई है। अभी आज ही मुझे एक बात पता चली है, खबर मिली है कि इंदौर को बेहतरीन सिटी माना जाता है, साफ सुथरी सिटी माना जाता है। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार सम्मानित हो रहा है ये शहर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक सरकारी अस्पताल में 2 बच्चों की चूहे काटने से मौत हो गई। और जो रेस्क्यू करते हैं वो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने आज फोन किया था जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, और उन्होंने बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, 2 बच्चों की मौत हो गई है। और बहुत अब आप ये देखिए कि ठीक है, मानव निर्मित बात हम कर रहे हैं, तो ये चूहे जो उपद्रव मचा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है कि वैसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहने की जरूरत है, जहां पर हर तरह की सुविधाओं की जरूरत है, और वहां पर चूहे आकर बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। गरीब की जिंदगी कितनी बहुत जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है। गरीब की जिंदगी, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल था, वो सरकारी अस्पताल का केयर सेंटर था जहां पर नर्सरी थी और बच्चे वहां पर रह रहे थे।
बच्चों को वहां रखा जाता था, बच्चों को ऑपरेट किया जाता था। अगर ये कोई प्राइवेट अस्पताल होता, कोई बड़े बड़े अगर हम नाम ले, स्कॉट्स, अपोलो, ये होता, उसकी नर्सरी में अगर ऐसा हुआ होता तो आज बवाल मचा होता। लेकिन गरीब लोगों की जिंदगी कितनी सस्ती है। आज किसी ने उसके माता पिता के सामने जो नवजात शिशुओं की डेथ हुई, किसी ने शायद ही इंटरव्यू किया उन माता पिता के पास जाकर कि क्या हुआ होगा, क्योंकि हम इंदौर की अमली सरकारी महकमे पर आवाज नहीं उठाना चाहते। इससे पहले तो आप आज ये बात कर रही हैं, तो मैं ये भी बताऊं कि जब ये घटना हुई तो उस वक्त तो सरकार ने ये कहा कि चूहों के काटने की वजह से नहीं हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लगा है। लेकिन उसके बाद जब दबाव पड़ा तो फिर इस बात को माना गया, क्योंकि वीडियो था, वीडियो में दिख रहे थे कि चूहे जो है वो नवजात शिशुओं के आसपास घूम रहे हैं। पहले तो ये भी कहा गया कि सिर्फ उनके हाथ और पैर को काटा गया, हाथ और पैर को जो है चूहों ने कुतर दिया, लेकिन उनकी दोनों की मौत हो जाती है। 2 बच्चियां थी, दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन गरीब की जिंदगी कितनी सस्ती है, और आज किसी ने उनके माँ बाप दिव्या बात वही है कि हम जिस आपदा की या जिस मानव के जो व्यवहार है, जो लापरवाही है, जिसकी हम चर्चा आज कर रहे हैं आपदा के रूप में, ये भी एक लापरवाही का नतीजा है जो हमको देखने के लिए मिल रहा है। और बहुत अच्छी चर्चा चली, बहुत अच्छे तथ्य सामने आए हैं। और मैं माफी चाहती हूँ, डॉक्टर ख्याति हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बबली सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और प्रदीप सर के पास दिव्या हम चलेंगे, क्योंकि प्रदीप सर बहुत देर से सबको सुन रहे हैं। सर, इस समस्या के समाधान के लिए आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए, और इस पटल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बवी जी, 3-4 दशक पहले किसान फसल चक्र अपनाया करते थे। खेतों में, बड़े बड़े खेतों में खूब पानी भरा रहता था और 4 महीने बाद खुलता था, तो वो जलस्तर को भी बढ़ाते हुए और सिंचाई करते हुए निकल रहा था। लेकिन आज के समय में धान और सोयाबीन की खेती जबरदस्त होने लगी। किसानों ने फसल चक्र को अपनाना ही बंद कर दिया, इसलिए वो जो पानी रुकता था वो रुकना बंद हो गया। तो हमारा ये कहना है कि किसान फसल चक्र अपनाए तो पानी रुके और भूमिगत जल की निकासी जो है वो कम हो और भूमिगत जल ज्यादा संचित हो, और सब जागरूक हो, सोचे इस समस्या के प्रति, तो समस्या का हल निकल सकता है। बिल्कुल, बात वही है कि सब सोचें तब समस्या का समाधान होगा, और सभी को सोचने की ज़रूरत है। चाहे आपने देखा होगा कि जापान जैसे शहर में कोई भी नागरिक है, उसके सामने अगर कोई चीज़, कोई घटना होती है, तो वो स्वयं आगे बढ़कर नाली भी साफ कर देते हैं, हर चीज़। मैंने देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं और रैपर सड़क पे डाल देते हैं। तो हमें भी अपने आदत को सुधारने की ज़रूरत है। और रही बात आपदा की, आपदा कोई भी हो, हमेशा विनाशकारी है, और चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या मानव निर्मित हो। आप सब से मैं छोटे-छोटे संदेश चाहूँगी, क्योंकि कार्यक्रम को जब हम स्थगित करते हैं तो हम संदेशों से करते हैं, ताकि एक अपील भी लोगों तक पहुँचे। और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपना समय हमें दिया। और चलते-चलते एक छोटा-छोटा संदेश, तो मैं डॉक्टर कुशाग्र के पास आती हूँ। आप चलते-चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें इस समय 2 चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है जी? मुझे 2 चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। एक, जो एक व्यक्ति के स्तर पे, एक समाज के स्तर पे जो हमारा योगदान है, उसमें इसमें कोई सेंसर नहीं है कि हम अपनी जड़ों से कटे हुए लोग हैं। तो हमको अपना जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको एक बार पलट के जरूर देखना चाहिए। खासकर पानी के प्रति जो हमारा व्यवहार है, अगर हम बिहार से हैं, बंगाल से हैं, तो हमारा एक अलग रिश्ता है पानी के साथ। हम राजस्थान से हैं तो हमारा एक अलग रिश्ता है। तो इसमें तो डिस्कनेक्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमको एक बार व्यक्ति के स्तर पे, समाज के स्तर पे पलट के देखना चाहिए, और उसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, वो हमारा अपना पर्सनल एंडेवर हो सकता है। और दूसरा, जो सत्ता, जो सरकारों से अपेक्षा है, जहां नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है, तो सरकारों को अपने इस कोट अनकोट विकास के जो ऑब्सेशन वाले मॉडल हैं
उसको एक बार जरूर झांकना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे जो हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। आपको धराली का घटनाक्रम अगर याद हो तो कैसे ताश के पत्तों की तरह सारी बनावट, सारा शहर जो है पानी के अंदर चला जाता है, 50 फीट पानी मिट्टी और गारे के नीचे। और वहीं पे अगर आप देखेंगी तो नदी के दाहिने किनारे पे धराली गांव है, जो पिछले 1000 साल से नदी के उल्टे कर्व के नीचे अंदर बसा हुआ है। वो आज भी अक्षुण्ण है, वहां कुछ नहीं हुआ है। तो ये सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि विकास एक अच्छी सबकी जरूरत है, पर किस कीमत पे और किसके लिए, ये दोनों अगर सोच के काम हो तो अभी भी कुछ हुआ नहीं है। हम बहुत कुछ नहीं खोए हैं। हम लोग, भारत अभी भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ऊपर वाले पायदान पे है, चाहे हमारे जीवन स्तर का सवाल हो, हमारी प्रकृति के पास जुड़ाव का सवाल हो। तो विकास किस कीमत पे और किसके लिए और कितने दिनों के लिए, ये 3 अगर पैमाने हम माने तो सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, व्यक्ति के स्तर पे इन सारे समस्याओं को हम लोग भली भांति झेल सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रदीप सर, आप क्या कहेंगे? क्या संदेश है आपका? स्वार्थी न बने, जन भागीदारी बढ़ाएं, मेरा यही संदेश है। क्या बात, बहुत सुंदर, छोटा सा संदेश लेकिन बहुत कारगर। दिव्या, क्या कहेंगी आप? मुझे एक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो याद आ रहा है, जिसमें एक व्यक्ति होता है, हालांकि ये विदेश का वीडियो है, उसमें दिखाया गया था कि पानी भरा हुआ था और एक व्यक्ति था, उसने उस गटर के ढक्कन को खोला और बहुत आसानी से उसने खोल लिया। उसके नीचे एक छोटी सी बाल्टी थी, उस बाल्टी को उठाया और खाली करके उसके बाद गटर के ढक्कन को रख दिया। सारा पानी जो लबालब भरी हुई सड़क थी, आराम से जो गटर में पानी चला गया। क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे घर के बाहर भी अगर पानी जमा हो जाता है तो मैं जरूर अपने RWA को कॉल करूंगी। मैं ये कोशिश नहीं कर सकती कि मैं खुद उस पानी को निकाल सकूं। तो कुछ ना कुछ अपने आप भी करना चाहिए। सरकार, प्रशासन, मंत्रालय, इन पर सवाल खड़े करना बहुत बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है आज अगर हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हमें देखकर और भी लोग मोटिवेटेड होंगे। और आज हमें इस पर चर्चा के बाद ये आज से ही शुरू करना चाहिए। मैं तो आज से करने वाली हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विभा बात जी, आपने। जी जी सर। विभा जी, चूंकि अब समय हम लोग के पास कम है, तो मैं जी एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत जरूरी मैसेज है, ये मेरा मैसेज नहीं है। पानी जी, की एक जरूर। बहुत ही मतलब विशद अध्येता हुए हैं अनुपम मिश्र, और वो चूंकि सारा समस्या पानी के जो स्रोत है गुड़गांव के सब खत्म हो जाने से है, तो उन्होंने बहुत ही मतलब जरूरी बात बताई है। तो मैं चाहता हूँ आप अगर 1 मिनट दे तो मैं उसको पढ़ दूं। जी जरूर इजाजत है? जरूर जरूर सर, जरूर। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इसके पीछे एक इकाई थी बनाने वाले की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया है। और बहुत ही मतलब जरूरी हस्तक्षेप इसको मान सकते हैं, और ये सारे बहुत सुंदर संदेश है घटनाक्रम ये। को परिभाषित भी करता है। जी, बहुत सुंदर संदेश है, बहुत सारगर्भित चर्चा हमारी रही। और बात वही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि दिव्या ने कहा कि आज से कोशिश करेंगी। और कहते हैं ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो भगवान जगन्नाथ का नाम लीजिए और अपने कार्य को खुद समझिए, खुद आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे कदम उठाएं, जिससे कि हम स्वयं एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाए। तभी राष्ट्र का निर्माण होगा और आने वाली पीढ़ी को हम वो सौंप पाएंगे जो हम सौंपना चाहते हैं। हम जहर नहीं देना चाहते, हम अमृत बांटना चाहते हैं। और जब हम ये कल्पना करते हैं कि हमें अमृत बांटना है, तो हमें कार्य भी उसी ओर करना चाहिए, उसी तरह से करना चाहिए। तो तमाम श्रोता सुधी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और पटल पर दिव्या जी और कुशाग्र जी और प्रदीप सर, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। कितनी सुंदर चर्चा को एक नया आयाम दिया, बहुत सारी जागरूकता की बातें रही, छोटी छोटी जो पहल है जिससे हम अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।
हर बार की तरह जो चर्चा रही वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर रही। अगली बार फिर हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। चूंकि हिंदी दिवस है तो हिंदी पर हम बात करेंगे 14 तारीख यानी रविवार। और आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तमाम सुधी श्रोताओं का आभार जिन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और हमारे पटल की शोभा बढ़ाई है। और अगली बार फिर जुड़ते हैं शाम को 7 बजे। और हमारा YouTube का चैनल भी है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें ताकि नई नई गतिविधियां जो हैं वो आप तक पहुंचे। और आप सभी का पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार और मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।